सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 6 ऑफ बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के हमारा छठवां लेक्चर है ये आज का। इससे पहले हमने 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम साधारण अपवाद, जो हमारा 5वां लेक्चर था, साधारण अपवाद हम देख रहे थे। ठीक है, जो हम देख रहे थे धारा 14 से लेकर धारा 33 तक हमने कवर किया था। आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर 3 के दूसरे पार्ट की ओर, जिसमें है आपका प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, यानी निजी सुरक्षा का अधिकार और किसकी अपनी संपत्ति की, साथ ही साथ दूसरों की संपत्ति की भी आप रक्षा कर सकते हो और बचाव कर सकते हो और वो कोई अपराध नहीं होगा। इन सभी के बारे में आपका पूरा का पूरा ये लेक्चर रहने वाला है, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए चैप्टर 3 ऑफ बीएनएस ये क्या कहता है, साधारण अपवाद की बात करता है, जनरल एक्सेप्शन की बात करता है। अब जनरल एक्सेप्शन मैंने 2 तरीके के पढ़ाए थे। ठीक है, एक तो साधारण और दूसरा विशेष अपवाद जो होते हैं। विशेष अपवाद हमने जैसे बताया था आईपीसी का सेक्शन 300 में आपका अपवाद मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह से बीएनएस में भी वही चीज़ मिलने वाले हैं। आपका 356 बीएनएस में मानहानि है, मानहानि में भी विशेष अपवाद बताए गए थे, वहाँ पर भी उसको हम देखेंगे लास्ट में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है कि धारा 34 से 44 तक जो प्राइवेट डिफेंस है आपका, धारा 34 से 44 तक है। वहीं अगर हम बात करें साधारण अपवाद की, तो ये धारा 14 से लेकर धारा 44 तक है, 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला पार्ट तो हमने कवर कर लिया और दूसरा पार्ट ये है आपका प्राइवेट डिफेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई भी अगर व्यक्ति है, ठीक है, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी कोई भी व्यक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकता लीगल तरीके से। लीगल तरीके से किसी के घर गिराना है या फिर कोर्ट के नोटिस के थ्रू किसी को गिरफ्तार करना है, वो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति को या किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो क्या होगा, एक दंडनीय अपराध होता है। अब वही चीज़ अगर यहाँ पे बात करें निजी सुरक्षा का अधिकार, यानी कि आप प्राइवेट डिफेंस में किसी की संपत्ति का, या तो खुद की संपत्ति का या खुद के शरीर का, या फिर किसी अपनी बॉडी और दूसरे की बॉडी की आप रक्षा कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका प्राइवेट डिफेंस। उसी तरह से अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जो निजी सुरक्षा के अधिकार में किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया क्या, कि आप किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अगर पहुंचाते हैं तो क्या होगा, दंडनीय अपराध है। लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ पर उसी से रिलेटेड कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए आप ये एक्ट कर रहे हैं, तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। अब जब यहाँ पे ऐसा अपराध अगर यहाँ पे कोर्ट में आता है, ठीक है, न्यायालय में अगर आप जाते हो और कहते हो कि मैंने यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस में ऐसा किया था, अपने बचाव में ऐसा किया था, ऐसा एक्ट किया था, ऐसा अपराध किया था, तो ये चीज़ आपको साबित करनी होगी। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा एक्यूज्ड पर, यानी अभियुक्त पर्सन पर। लेकिन यहाँ पे अगर न्यायालय चाहे, न्यायालय को अगर जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों के आधार पर लगता है कि ये जो मामला है, जो अपराध हुआ है, वो क्या है, निजी सुरक्षा के अधिकार में हुआ है, यानी प्राइवेट डिफेंस में हो, तो न्यायालय भी क्या कर सकता है, यहाँ छोड़ सकता है। लेकिन जनरली यहाँ पे देखा जाए तो अगर कोई अभियुक्त है वो कहता है कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में ऐसा एक्ट किया है, तो उसको ये चीज़ साबित करनी होगी। इसी से रिलेटेड एक केस है आपका मदन चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम इन 1977 का मामला है। इसमें क्या कहा गया है कि जब अभियुक्त प्राइवेट डिफेंस का अभिभाग करता है, यानी कि अगर कोई अभियुक्त है, ठीक है, कोई एक्यूज्ड है, अगर वो क्या करता है, प्ली करता है, यानी कि वहाँ पे अब प्लीड करता है कि मैंने ये निजी सुरक्षा के अधिकार में किया था, इसलिए ये अपराध नहीं है, तो ये चीज़ उसको साबित करनी होगी। अब ये साबित कैसे करेगा, ये तो उस सर्कमस्टांशियल एविडेंस आए हो सकते हैं, कुछ उसके साथ गवाह हो सकते हैं, लेकिन जो एविडेंस होते हैं उनके बेस पे इसका प्रूफ आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ किसको करना होगा, ये आपका एक्यूज्ड को करना होगा। अब यहाँ पे इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ सिद्धांत बताए गए थे। फिर 2 केस हैं, 2 केस का नाम आप नोट डाउन करिएगा। पहला है आपका डोमिनिक वर्सेस
केरल राज्य यानी कि स्टेट ऑफ केरल 1971 का, एवं एक और केस था योगेंद्र मोरारजी बनाम गुजरात, ये 1980 का 1980 का मामला था। इन दोनों में लगभग सेम जो सिद्धांत है, दोनों में एक जैसा सिद्धांत यहाँ पे किया गया था, इसलिए मैं पूरा दोनों केस का एक साथ लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, इसमें पहला क्या कहता है, जो पहला आपका सिद्धांत है वो क्या कहता है कि आवश्यकता से अधिक अपहानि नहीं किया जाएगा। अगर आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहे हैं तो आप उस अपहानि से ज़्यादा यहाँ पे अपहानि नहीं करेंगे जितनी आवश्यक हो। अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर चोरी करने आया है तो आप उसको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गोली मार दो, आप उसको पकड़ के रख सकते हो, बांध के रख सकते हो। तो ये क्या है कि आप यहाँ पे जो अगर उसको पकड़ के रखे हुए हो ताकि पुलिस आए उसको पकड़ के ले जाए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट गोली मार देते हो, सिर्फ चोरी करने ही तो आया था, चोरी करने के लिए सिर्फ आप उसको पकड़ सकते थे। तो यहाँ पे पकड़ना क्या है, ये तो नॉर्मल अपहानी है, आप प्राइवेट डिफेंस में ये काम कर रहे हो। लेकिन अगर वहीं पर अगर डायरेक्ट गोली मार देते हो तो ये चीज़ क्या हो जाती है, अधिक अपहानी कर देते हो। तो यहाँ पे आपको बचाव नहीं मिलेगा इसका प्राइवेट डिफेंस का। दूसरी चीज़ कहता है कि शरीर पर आक्रमण की युक्तियुक्त आशंका हो कि प्रतिरक्षा नहीं किया गया तो उसका परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि होगा। अगर यहाँ पे आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है, ठीक है, आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर कोई क्या करता है, आक्रमण करता है, बंदूक चला रहा है, तीर चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि अगर आपने अपने डिफेंस नहीं लिया, ठीक है, अगर आपने बचाव नहीं किया तो हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए या फिर घोर उपाधि हो जाए, तब आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर उसकी सामने वाले की मृत्यु कर सकते हो, जो हमलावर है उसकी मृत्यु तक भी कारित कर सकते हो। तब आपको वहाँ पर बचाव मिल जाएगा प्राइवेट डिफेंस का। तीसरा चीज़ यहाँ पे, तीसरा सिद्धांत कहता है कि इस अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आक्रमण की युक्तियुक्त आशंका मस्तिष्क में न आ जाए। यानी कि जब तक अभियुक्त के मन में ऐसा उत्पन्न ना हो जाए, यानी कि ऐसा भाव उत्पन्न ना हो, उसके अंदर ऐसी सोचने की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न ना हो जाए कि ये मेरे ऊपर हमला करने वाला है, तब तक आप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको आशंका तो होनी चाहिए, एप्रीहेंशन होना चाहिए आपको कि सामने वाला जो कोई हमलावर है आपके ऊपर गोली चलाने वाला है, आपके ऊपर लाठी से मारने वाला है, आपको पीटने वाला है। अगर आपको आशंका है तभी आप इसका निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, यानी प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि यह एक प्रतिरक्षात्मक अधिकार है, ना कि दंडात्मक। आप यह जब प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करते हैं, जब निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, सिर्फ प्रतिरक्षात्मक है, यानी कि आप अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए कोई अपराध कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दंड देने के लिए नहीं है, यानी कि ना आप उससे बदला लेने के लिए भावना से आप यहाँ पे उस पर एक्ट नहीं करते, उस पर हमला नहीं कर रहे हो। आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, आपसे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए, अपनी या फिर किसी अन्य व्यक्ति की, या फिर अपनी संपत्ति या फिर किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की प्रतिरक्षा करने, यानी कि उसकी सुरक्षा करने के लिए आपने ऐसा एक्ट किया है, तभी आपको यहाँ पे बचाव मिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए आप बदले की भावना से उसको मार देते हो या फिर उसको कुछ आप कोई अपराध कर देते हो, तो फिर आपको यहाँ पे बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको दंड देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट एक और सिद्धांत यहाँ में इन्होंने बताया कि अगर आप पे कोई हमला करने आ रहा है और आपके पास इतना समय है, ठीक है, इतना पर्याप्त समय है कि आप किसी लोक अधिकारी को, जैसे पुलिस वाले हैं, पुलिस की सहायता ले सकते हो, ठीक है, टाइम पे पुलिस आ सकती है, तो आपको यह प्राइवेट डिफेंस का यूज करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का इस अपवाद का बचाव नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इतनी सारी यहाँ पे सिद्धांत बता दिए गए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अब इसके बाद एक केस था, केस कौन सा है, राजेश कुमार बनाम धर्मवीर 1997 का। अब इसमें क्या बताया गया था कि जो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हो, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस का यूज करने में आप इसका प्रयोग सिर्फ अवैध आक्रमण को रोकने के लिए कर सकते हो, यानी कि जो अवैध आक्रमण है उसका निष्फल करने के लिए ही कर सकते हो, ना कि बदला लेने के लिए। इसके पहले हमने अभी सिद्धांत में क्या पढ़ा था, ये कि प्रतिरक्षात्मक है ना कि दंडात्मक है, यानी बदले की भावना से के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको जो अवैध आक्रमण किया जा रहा है आपके ऊपर या फिर किसी अन्य की बॉडी में, तो आप उसको रोकने के लिए कर सकते हो, ना कि यहाँ पर बदला लेने के लिए। रिवेंज का यहाँ पे कोई भी मामला यहाँ पे नहीं आएगा। अगली बात समझ में,
और एक केस और था, जयपाल बनाम हरियाणा राज्य 2000 का मामला है। ये कहता है कि आप इसका प्रयोग, यानी कि किसका प्रयोग, प्राइवेट डिफेंस यानी निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हो, एक ढाल की तरह कर सकते हो। ढाल का मतलब समझते हैं, जैसे युद्ध होता था उसमें तलवारें चल लिए रहते थे और एक ढाल लिए रहते थे। ढाल क्या करते थे, अपने को बचाने के लिए, ठीक है, ताकि तलवार उड़ के ढाल पे लगे और वो बच जाए। तो उसी तरह यहाँ पे यह है कि एक ढाल की तरह इसका उपयोग किया जाना चाहिए, ना कि तलवार की तरह। तलवार का मतलब उन पर ऐसा आक्रमण नहीं करना चाहिए कि उसको ज़्यादा अपहानि हो जाए। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने बचाव के लिए जितना हो सके सिर्फ उतना करना है, उससे ज़्यादा यहाँ पे अपहानि उसको नहीं कारित करनी है। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है कि इस प्राइवेट डिफेंस का उपयोग ढाल की तरह किया जाना चाहिए, ना कि तलवार की तरह। इसका केस कौन सा है, किस केस में बोला गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको नोट डाउन करना चाहिए, जयपाल बनाम हरियाणा राज्य, ये 2000 का मामला है। आगे समझें। अब आता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार। ये तो जनरल सी बातें हैं जो सामान्य हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बेयर एक्ट से भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार कहाँ तक है, कहाँ तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि आवश्यकता से अधिक अपहानि नहीं की जा सकती। जितनी आवश्यकता है सिर्फ आप उतने ही उस प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग करेंगे, उतना ही एक्ट करेंगे सामने वाले को, ठीक है। यानी कि अगर कोई दुर्बल व्यक्ति है, चोरी करने आ रहा है, तो आप उसको पकड़ सकते हो, पकड़ के बांध सकते हो, रख सकते हो, पुलिस वाले को सौंप सकते हो। आप उसको ऐसा करते हो, उसको पीटने लगते हो जाके, भाई वो तो दुर्बल व्यक्ति है ना, वो तो इतना सहन कर नहीं सकता। तो आप उसको ज़्यादा अपहानि नहीं करनी है, सिर्फ इतना अपहानि करनी है जितनी आवश्यकता हो उसको पकड़ने में। तो ये चीज़ें थी कुछ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। अब बात आती है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 3 सेक्शन पहले देखते हैं, धारा 34, धारा 35 और धारा 36। जो हमारा आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, वो उसमें कहाँ पे बताया गया था, जो धारा 34 है वो धारा 96 में था या 96 में था, ये 97 में था, और जो धारा 36 है ये 98 में था, ठीक है। 96, 97 और 98 3 सेक्शन को यहाँ पे कम कर दिया गया, सेक्शन चेंज कर दिया गया है, बाकी सेम टू सेम पूरा का पूरा वही चीज़ यहाँ पे रख दिया गया है। तो धारा 34, अब धारा 34 क्या कहती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है। यानी कि यदि आप कोई ऐसा अपराध करते हो जो अपने बचाव के लिए कर रहे हो, अपनी प्रतिरक्षा में कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप ऐसा कोई अपराध कर भी देते हो तो वो क्या होगा, इसके तहत आपको बचाव मिल जाएगा। धारा 34 सिर्फ इतना ही कहती है कि अगर आप निजी सुरक्षा के अधिकार में अगर आप कोई कार्य करते हो, कोई अपराध हो जाता है, तो आपको बचाव मिल जाएगा, आपको कोई भी दंड यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। आगे अब समझ में, धारा 34 सिर्फ इतना ही बात करता है कि हर व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। ये सिर्फ अधिकार बताता है धारा 34। क्या बताता है, सिर्फ राइट बताता है कि हर व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है कि अगर कोई उस पर हमला करने आने वाला है या फिर हमला कर रहा है तो अपना बचाव कर सके। भाई ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी पे हमला करेगा तो उस पर क्या होगा, वो अपना बचाव करेगा किसी न किसी माध्यम से। तो यहाँ पे अगर वो बचाव करता है तो वो कोई अपराध नहीं है। तो ये अधिकार कहाँ से मिला है, ये धारा 34 से मिला है। और आईपीसी में बात करें तो आईपीसी में धारा 96 यानी 96 से मिला है। उसके बाद आता है धारा 35। धारा 35 क्या कहता है कि धारा 37 के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। अब धारा 37 क्या होती है, अब धारा 37 में क्या बताया, कुछ निर्बंधन बताए गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि कब आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलता है, कब आप निजी सुरक्षा का अधिकार नहीं, अब कब अपना आप बचाव नहीं कर सकते हैं, यानी बचाव करते समय किसी का अपहानि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं धारा 37 में। तो उन धारा 37 के अधीन रहते हुए आपको क्या करना होगा, आपके पास क्या अधिकार है, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तथा अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा कर सकते हैं। यहाँ पे बॉडी की रक्षा की बात कर रहा है कि आप अपनी बॉडी की रक्षा कर सकते हो, साथ ही साथ किसी अन्य व्यक्ति की बॉडी की भी रक्षा कर सकते हो। अगर कोई किसी को मारने आने वाला आ रहा है, उसको हमला करने वाला है, तो आप जाके उससे बचा सकते हैं। ये बात हो गई पहली चीज़। और धारा 35 दूसरी चीज़ क्या कहता है, संपत्ति के बारे में। संपत्ति के बारे में क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार या फिर
चोरी, लूट, रिष्टी, आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न कर रहा है। और कौन सी संपत्ति का? चाहे आपकी जंगम संपत्ति हो, चाहे आपकी स्थावर संपत्ति हो, ठीक है, चाहे आपकी मूवेबल या इमूवेबल, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी की बात करता है। ठीक है, आपराधिक अत्याचार मतलब क्या होगा कि आप किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस रहे हो, लीगल तरीके से घुस रहे हो, तो ये क्या हो, स्थावर संपत्ति में आप प्रवेश कर रहे हो। चोरी कर रहे हो, किसी की मोबाइल चुरा रहे हो, तो ये जंगम संपत्ति हो गई। तो यहाँ पे दोनों तरह की संपत्ति की बात करता है, चाहे जंगम हो चाहे स्थावर संपत्ति, दोनों तरह की संपत्ति से आप प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपनी संपत्ति की भी रक्षा कर सकते हैं और दूसरों की भी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो अधिकार भी दिए हैं। पहला तो धारा 34 कहता है कि आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है, आप अपना बचाव कर सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे का भी बचाव कर सकते हैं। लेकिन बचाव किसका करेंगे, तो ये कहता है धारा 35। धारा 35 कहता है कि आप अपने बॉडी की रक्षा कर सकते हैं, दूसरों की बॉडी की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि आप अपने संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे की भी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। और किस चीज़ से संपत्ति की रक्षा? अगर कोई किसी की संपत्ति चोरी कर रहा है, उससे लूट कर रहा है, रिष्टी कर रहा है, या आपराधिक अत्याचार कर रहा है, या फिर इनका करने का प्रयत्न कर रहा है, चोरी करने का प्रयत्न कर रहा है, लूट करने का प्रयत्न कर रहा है, रिष्टी का प्रयत्न करता है, आपराधिक अत्याचार का प्रयत्न करता है, तो भी इनमें आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करते हुए आप उस संपत्ति को बचा सकते हैं। आ गई बात समझ में? ये हो गया आपका धारा 35। अब आते हैं आपके धारा 36। धारा 36 क्या कहता है कि बालकपन, नासमझ, विकृतता, मत्तता या भ्रम के कारण अगर कोई अपराध होता है तो ये क्या है, ये अपराध नहीं कहलाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया आपका धारा 36। ठीक है, अब इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए बाई नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या है, विकृत है, यानी पागल है। अब पागल क्या करता है, ये एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति बैठा है, अच्छा खासा व्यक्ति बैठा है ए नाम का। अब इस ए नाम के व्यक्ति के पास जाता है, अब भाई ये बाई तो पागल है, अब इसके पास एक चाकू रखा हुआ था, चाकू उठाया और जाके ए को मारने लगा। जब ए को मारने लगा तो यहाँ पर ए ने क्या किया, अपना बचाव करना स्टार्ट कर दिया। जब अपने प्राइवेट प्रतिष्ठा का उपयोग किया तो यहाँ पे इसको बाई को कुछ अपहानि कारित हो गई, यानी कि उसको कुछ हानि हो गई, उसको चोट लग गई, कुछ हो गया। तो यहाँ पे ए ने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये अपना क्या कर रहा था, प्रतिरक्षा कर रहा था। एक धारा और पढ़ी थी पागलपन से संबंधित। ठीक है, जहाँ पे कोई पागल व्यक्ति है वो अपराध करता था। अब यहाँ पे क्या है कि पागल के ऊपर कोई हमला कर रहा है। एक सेक्शन थी जहाँ पे पागल अपराध करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पागल के ऊपर कोई अपराध कर रहा है। दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो मैंने कौन सी धारा पढ़ाई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इससे पहले हमने पढ़ाया था। ठीक है ना, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर उसी धारा 22 के करीब था शायद, आप देख सकते हो। सेक्शन 22 जो है आपका, जो विकृत व्यक्ति के बारे में बात करता था, वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। तो ये तो बात हो गई आपकी 3 सेक्शन की, धारा 34, 35, 36। अब बात करते हैं किन कंडीशन में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है धारा 37। ये क्या कहता है कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार आपको नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है यदि कार्य, यानी कि जो अपराध हो रहा है वो कौन कर रहा है, यानी कि आपके ऊपर कोई हमला करने वाला आने वाला है या फिर आपको गिरफ्तार करने वाला आने वाला है, वो कौन है, कोई लोक सेवक है या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के। जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो किसी को डायरेक्शन दे देते हैं कि भैया तुम जाओ, एक काम करो, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाओ। तो क्या कर रहा है, वो पब्लिक सर्वेंट के आदेश पे कार्य कर रहा है, निर्देश पे कार्य कर रहा है। तो वो भी अगर ऐसा कार्य करता है तो भी उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है।
अब जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, अब ये गिरफ्तार करने आया है किसको, बी को। ए क्या है, ऑथराइज है। न्यायालय ने ए को आदेश दिया, पुलिस वाला है, ए को आदेश दिया कि जाके बी नाम के व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करके लाओ। अब बी पास गिरफ्तार करने गया तो यह इस पर हमला करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो बी को क्या लग रहा है, को सदोष विरोध कर रहा है, मुझे जबरदस्ती गिरफ्तार कर ले जाने वाला है, ठीक है, इलीगल तरीके से। भाई ये तो इलीगली बाउंड है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप इसका प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हैं अगर वह सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर पब्लिक सर्वेंट ऐसा कोई एक्ट कर रहा है जिससे मृत्यु या घोर उपाधि की कोई भी आशंका नहीं है, यानी कि अगर किसी को पकड़ने गया है, कोई कार्य करने गया है, तो किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये मुझे मारने वाला है या घोर मृत्यु होने वाली करने वाला है या फिर घोर उपाधि करने वाला है, तब तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो, भले ही वो पब्लिक सर्वेंट हो। लेकिन यदि मान लीजिए मृत्यु या घोर उपाधि की कोई भी ऐसी आशंका नहीं है, तो आप पब्लिक सर्वेंट या फिर उसके निर्देश पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है तो उस पर क्या नहीं कर सकते, आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते, उस पर जाके हमला अपना बचाव नहीं कर सकते। अगर वो ड्यूटी करने आ रहा है तो आपको प्रॉपरली उसको ड्यूटी करने देना है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़ कहता है कि किसी मामले में इस अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। यानी कि अगर कोई ऐसा कार्य हो भी रहा है, ठीक है, कोई ऐसा अपराध हो भी रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ उतनी अपहानि कर सकते हो जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से ज़्यादा अपहानि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक केस है, केस का नाम क्या है, गोकुल बावरी का मामला 1890 का है, 1890 का मामला है। अब इसमें क्या होता है, जो अभियुक्त होता है, अभियुक्त ने क्या किया, कोई एक लेडीज़ थी, ठीक है, वो चोरी करने जा रही थी। अब चोरी करने जा रही थी लेकिन इस अभियुक्त ने क्या किया, उसको गोली मार दिया। बाद में पता चलता है, ठीक है, कि जो चोरी करने जा रही थी जो लेडीज़, वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल थी, ठीक है, बहुत ही क्षीण थी, बीमार रहती थी। तो आप यहाँ पे आप उस पर गोली नहीं चला सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सिर्फ रोक सकते हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। आपने क्या किया, आपने तो सिर्फ गोली मार दी उसे, या फिर आपने तीर मार दिया, उसको मर गई। भाई 1890 का मामला है, पहले का मामला है, तीर चलते होंगे तो हो सकता है यहाँ पे तीर मार दिया तो ये मर गई महिला। तो आपने क्या किया, आवश्यकता से ज़्यादा यहाँ पे आपने प्रतिरक्षा का यूज कर लिया, तो आपका क्या होगा, आप हत्या के दोषी माने जाओगे। आपको कोई भी यहाँ पे इसका लाभ नहीं मिलने वाला, अपवाद का कोई आपका बचाव का लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 37 जो निर्बंधन लगाता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अब बात आती है स्पष्टीकरण की, तो इसमें 2 स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि कोई लोक सेवक है या फिर लोक सेवक के नाते अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको नहीं है, ठीक है। यदि आपको पता है कि वो या फिर विश्वास करने का कारण है कि सामने वाला व्यक्ति लोक सेवक है, तो आपको प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। लेकिन यदि मान लीजिए आपको नहीं पता है प्राइवेट कि वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, लोक सेवक है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया अगर पब्लिक सर्वेंट करता है। दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और आपको नहीं पता कि वो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो आप उस प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि मान लीजिए जो उसके लोक सेवक जो होते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उसके डायरेक्शन पे जैसे ए है, कोई व्यक्ति है वो कार्य कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए लोक सेवक ने कहा, ए को कहा कि जाके सी नाम का बंदा इसको गिरफ्तार करके लाओ, भाई ए तो अथॉराइज था नहीं पहले, इसलिए इसे क्या किया गया, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अथॉराइज किया गया था, ठीक है। जब अथॉराइज कर दिया गया तो यहाँ पे सी गिरफ्तार करने हैं। जब भाई सी ने मांगा कि भाई आपके पास कोई लिखित प्राधिकार है कि नहीं है, जब नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब होगा तो गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके पास कुछ भी लिखित प्राधिकार नहीं था, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, सी प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है, ठीक है। ये है आपका स्पष्टीकरण नंबर 2। अब आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अगर किसी के बॉडी का प्रतिरक्षा कर रहे हैं, ठीक है, चाहे अपनी बॉडी की प्रतिरक्षा कर रहे हैं, चाहे दूसरे की बॉडी की प्रतिरक्षा कर रहे हैं, तो आप
कब उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं हमलावर की, यानी जो हमला करने आने वाला है आ रहा है, जिसके बारे में आपको आशंका है कोई मारने वाला है, तो कब आप उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हो। तो ये बताया गया है आपका धारा 38 में। पहले कहाँ पे था, ये था आपका सेक्शन 100 में था, ठीक है। और जो आपका धारा 37 की बात करें, जो निर्बंधन बता रहा है बीएनएस, वो कहाँ पे था, सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कब आपको मृत्यु कारित कर सकते हैं किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में। यहाँ पर अब 7 कंडीशन बताई गई है, ठीक है। 7 कंडीशन में अगर आपको जो हमला करने वाला है, ठीक है, 7 कंडीशन के तहत आता है तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। जिसने जो हमला करने वाला है, ठीक है, जो हमलावर है, उसकी क्या कर सकते हैं आप, मृत्यु कारित कर सकते हैं, लेकिन धारा 37 के निबंधनों के अधीन रहते हुए। धारा 37 क्या कहता है कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, आपके निर्बंधन लगाता है कि आप किन कंडीशन में आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कंडीशन छोड़ के उसके अधीन रहते हुए आप क्या कर सकते हैं कि अगर निम्न भांतियों में से किसी भी प्रकार में से अगर आपका अपराध आता है तो क्या करना है, आपको स्वेच्छा मृत्यु भी कारित कर सकते हैं या फिर कोई अन्य अपहानि भी कारित कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए कि मृत्यु आप कब कारित कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला कंडीशन आता है कि जिसमें आशंका हो कि हमले का परिणाम मृत्यु होगा। अगर आपको लगता है कि, ठीक है, जैसे आप ए नाम के व्यक्ति हैं और बी आप पे हमला करने वाला है, तो आपको अगर लगता है, ठीक है ना, जैसी आशंका होती है कि अगर आपने अपना बचाव नहीं किया तो सामने वाला भाई चाकू लेके आ रहा है, आपको चाकू मार देगा और आप मर जाओगे। बंदूक लेके आ रहा है, आपको गोली मार देगा, मर जाओगे। तो आपको क्या हुआ, ऐसे रीजनेबल एप्रीहेंशन हुआ, यानी युक्तियुक्त आशंका हुई यहाँ पे आपको। तो जैसे ही युक्तियुक्त आशंका होती है कि जो हमला करने वाला है और उस हमले का परिणाम क्या होगा, मृत्यु होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो आपको ऊपर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे बचाव मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपको साबित करनी होगी कि आपके ऊपर जो हमला करने वाला था वो मेरी मृत्यु भी कारित कर सकता था। तो इसलिए मैंने उसकी क्या कर दी, डेथ कॉज कर दी, यानी मृत्यु कारित कर दी। वहीं दूसरी कंडीशन यहाँ पे आता है कि अगर आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है, यानी कि आशंका होती, युक्तियुक्त आशंका होती है कि अगर जो यहाँ पे हमला करने आने वाला है, यानी आपके ऊपर जो आशंका हुई, आपके मस्तिष्क में ऐसी एप्रीहेंशन हुई कि अगर ये मुझ पर हमला करेगा तो इसका परिणाम घोर उपाति होगा। घोर उपाति में भी 8 कंडीशन बताई गई है। वहाँ पर भी है कि अगर आप चाकू लेके यार आपका आंख फोड़ने आ रहा है, ठीक है, कि आपकी हमेशा के लिए आंख फोड़ दे, आपकी कोई एक हड्डी तोड़ दे, ठीक है। तो ये सारी कुछ कंडीशन घोर उपाति के बारे में बताई गई। घोर उपाति के जो आईपीसी है उसका मैंने एक बार बता चुका हूँ, आईपीसी पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो घोर उपाति अगर कारित होगा, परिणाम क्या निकलेगा, घोर उपाति हो सकती है, ऐसी आशंका है, तो आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए ए नाम की कोई महिला है, ठीक है, अब यहाँ पे बी सी डी जो भी है, अगर कोई इनके पास आता है, ठीक है, और यहाँ पे इनको लगता है, एप्रीहेंशन होता है कि जो आ रहे हैं मेरे पास, उनकी नज़र ऐसी है कि हो सकता है मेरे क्या करें, बलात्कार करें, ठीक है, रेप करने वाले हों, ऐसी आशंका है, युक्तियुक्त आशंका आपके मन में जाहिर हो रही है, ठीक है, कि ये बलात्कार करने वाले हैं मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी मृत्यु कारित कर सकते हो। तीसरी, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, यानी कि अननेचुरल लस्ट किया जा रहा है। यहाँ से क्या होगा, जो हमला किया जा रहा है वो हमले का परिणाम क्या होगा, अननेचुरल लस्ट, आपके साथ क्या होगा, अननेचुरल लस्ट किया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, मृत्यु कारित कर सकते हो। आपका व्यापहरण या अपहरण करने की आशा से हमला किया जा रहा है, तब भी आप यहाँ पे डेथ कॉज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर आपको कोई सदोष परिरोध करने वाला है, सदोष परिरोध का मतलब आपको पकड़ के कहीं पर ले जाकर रखने वाला है, किसी कमरे में बंद करने वाला है, पकड़ के ले जाएगा, ठीक है, और उसमें आपको साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि सदोष परिरोध जो करने आ रहा है तो आपके पास लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का टाइम नहीं है, ठीक है। यदि मान लीजिए आपके पास लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का टाइम है, अवसर है, ठीक है, तो भी अगर आपको लगता है कि सदोष परिरोध होगा, तब भी आप इसमें मृत्यु कारित नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, लोक प्राधिकारी के पास जाएंगे, उनकी हेल्प लेंगे। अगर हेल्प नहीं मिल सकती तब आप यहाँ पे डेथ कॉज कर सकते हैं,
ठीक है, या फिर अन्य कोई अपहानि जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सिर्फ ये डेथ कॉज के बारे में है। अगर डेथ आपको करना है तो सिर्फ इन्हीं कंडीशन में फॉल करना चाहिए। और जो हमला करने वाला है, तो अगर हमला करने वाला इन कंडीशन में नहीं है तो आप यहाँ पे मृत्यु कारित नहीं कर सकते। मृत्यु से भिन्न कोई अपराध यहाँ पे आप कर सकते हैं अपने बचाव में। उसके बाद लास्ट आता है आपका कि अम्ल फेंकना या देना या प्रयत्न करना, यानी कि कोई आप एसिड अटैक से संबंधित आता है। आप अगर ठीक है, अगर हमले युक्त आशंका हो रही है कि इसका परिणाम क्या होगा, घोर उपत्ति होगी। अगर आपके ऊपर कोई एसिड फेंकेगा तो उससे घोर उपत्ति हो सकती है, आपकी आँख जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये 7 कंडीशन हैं। ठीक है, इन 7 कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जो हमला करने वाला है तो उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं और आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, बशर्ते आपको क्या करना होगा, ये साबित करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, जो एक्यूज पर्सन है उस पर होता है। तो आपको यह साबित करना होगा। ये हो गया आपका धारा 38। अब धारा 38 के बाद यहाँ पे आता है धारा 39। धारा 39 क्या कहता है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहरण करने के लिए हो। तो यहाँ पे अभी तो ऊपर हमने पढ़ा जो धारा 38 पढ़ा, तो वहाँ पे बताया गया जो 7 कंडीशन बताए गए हैं, उस 7 कंडीशन में आप डेथ कॉज कर सकते हो। लेकिन यदि मान लीजिए उन 7 कंडीशन में फॉल नहीं करता है, जो हमला करने वाला है, जो अपराध करने वाला है, वो 7 कंडीशन में फॉल नहीं करता, 7 कंडीशन में नहीं आता है, तो आप क्या नहीं कर सकते, मृत्यु कारित नहीं कर सकते। मृत्यु से भिन्न कोई भी अपहानि कारित कर सकते हैं, लेकिन धारा 37 के अधीन रहते हुए। धारा 37 जहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? ये हो गया आपका धारा 39। उसके बाद आता है धारा 40। धारा 40 क्या कहते हैं, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, यानी कि आपका जो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, ठीक है, जो आपका पीडी है, निजी सुरक्षा का अधिकार है, वो आपका कब से स्टार्ट होता है और कब तक बना रहता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि अब पहले प्रारंभ कब होता है, प्रारंभ तब होता है जब अपराध करने का प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा, जैसे ही आपके मन में युक्तियुक्त आशंका पैदा हो जाती है कि ये अपराध करने वाला है मेरे साथ, मुझ पर हमला करने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पर प्राइवेट डिफेंस का यूज करूँगा, उससे बचाव करूँगा। तो ये तो हो गया प्रारंभ कि कब यहाँ से प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपका स्टार्ट होता है, कब से। तो जब आपका रीजनेबल एप्रीहेंशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही आपकी युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है आपके मन में, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कब तक कर सकते हो, जब तक आपके मन में ऐसी आशंका बनी रहे। कैसी आशंका? जो आपके शरीर पर या फिर जो आपके शरीर पर जो संकट छाने वाला है, ठीक है, आप पे जो हमला करने वाला है, जब तक आप मन में आशंका ऐसी बनी रहेगी तब तक आप उसके प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका बॉडी के लिए, ठीक है, यानी कि आप अपने बॉडी और साथ ही साथ दूसरे की भी बॉडी की रक्षा कर सकते हो। ये तो बात हो गई आपके शरीर की। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो आप अपनी प्रॉपर्टी की साथ ही साथ किसी अन्य की प्रॉपर्टी की भी क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, यानी प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन है, तो सबसे पहले चीज़ देखिए यहाँ पे, कब संपत्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है, कब होता है, तो धारा 37 के निर्बंधन, तो ये तो सब में जोड़ ही दीजिए कि जो आपके लोक सेवक के विरुद्ध आप यहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज नहीं कर सकते। लोक सेवक के निर्देश पे कोई कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ दशाएं बताई गई हैं। निम्न दशा में क्या कर सकते हैं, जो दोष करता है, यानी जो संपत्ति को चुरा रहा है, लूट रहा है, उसकी क्या कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं, यानी कि मृत्यु कारित कर सकते हैं। भाई ये तो बहुत बड़ी पावर है भाई, कि अगर बॉडी के लिए भी आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो, किसी संपत्ति के लिए भी आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हो, ठीक है। तो ये किन कंडीशन में आप मृत्यु कारित कर सकते हो संपत्ति से संबंधित में, तो यहाँ पे 4 कंडीशन बताई गई हैं। 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो पहला कहता है लूट। अगर कोई व्यक्ति लूटने का काम कर रहा है, लूट रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं,
रात्रो गृह भेदन, आप रात्रि के दौरान यानी कि रात के समय में कोई आपके गृह को भेदते हुए यानी घर के दरवाज़ा तोड़ते हुए, खिड़की तोड़ते हुए या घर की दीवार तोड़ते हुए घुस रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। तीसरा चीज़ आता है कि अग्नि विस्फोट या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कोई रिष्टि की जा रही है। ठीक है, रिष्टि किस चीज़ के लिए? किसी निर्माण, तंबू या जलयान में। और ऐसा निर्माण, तंबू या जलयान किस काम में आना चाहिए? या तो मानव आवास के रूप में काम आना चाहिए या फिर संपत्ति की अभिरक्षा के लिए काम आना चाहिए। तो ऐसी जगह पे अगर कोई रिष्टि करता है, किसके द्वारा? आग लगाकर या कोई विस्फोटक पदार्थ को वहाँ पे लगाकर, आपका कोई मानव आवास है जहाँ पे रहते हैं, अगर आप उसको यहाँ पे नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जहाँ संपत्ति रखी गई उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, रिष्टि की जा रही है, किसके माध्यम से? आग के द्वारा या फिर किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है? आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं, जो दोष करता है यानी जो आग लगा रहा है, जिस विस्फोटक पदार्थ लगा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि चोरी, रिष्टि, गृह अत्याचार। यहाँ 3 चीज़ें बताई गई। ठीक है, अभी रिष्टि तो यहाँ पर भी है, लेकिन रिष्टि किस चीज़ के लिए है? सिर्फ यहाँ पे अग्नि के द्वारा रिष्टि बताई गई है, सिर्फ आग के द्वारा या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा अगर रिष्टि की जाती है तब यहाँ पे डेथ कॉज। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है? चोरी, रिष्टि, गृह अत्याचार की अन्य बात में है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका हो कि परिणाम मृत्यु, घोर उपत्ति हो। यानी कि अगर चोरी की जा रही है, चोरी किस तरह से कि कोई व्यक्ति गया है, बंदूक लेकर चोरी करने गया है कि सामने कोई भी व्यक्ति आएगा उसको मार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसी चोरी की जाती है या फिर रिष्टि या गृह अत्याचार, घर में घुस के मारने की कोशिश कोई करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? अगर उसका परिणाम है, आशंका है, आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि मृत्यु कारित हो सकती है इससे या घोर उपत्ति हो सकती है, तो आप जो दोष करता है, जो सामने वाला आ रहा है चोरी करने, रिष्टि करने, गृह अत्याचार कर रहा है, उसकी डेथ कॉज कर दो। आप उसको जान से भी मार सकते हो, आपको बचाव मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि लेकिन आपको ये साबित करना होगा न्यायालय के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में ये। अब यहाँ पे जो संपत्ति के अधिकार का अभी मृत्यु कारित करने का था, अब मृत्यु से भिन्न कोई अपहान क्या करना है तो कैसे करोगे, कब कब करोगे? तो जो ऊपर हमने बताया, ठीक है, जो धारा 41 में बताया, जो कंडीशन बताई है, उन कंडीशन में अगर फॉल नहीं करता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? किसी अन्य कंडीशन में आप उसके अन्य अपहान कर सकते हो। ठीक है, धारा 41 में जो बताई गई प्रगणित भांति है उसमें फॉल नहीं करता है, लूट नहीं है, रिष्टि नहीं है, अग्नि द्वारा चोरी नहीं है, तो अगर वो सब नहीं है तो आप कोई अन्य अपहान कर सकते हो लेकिन मृत्यु कारित नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ बना रहना। अब इसमें हर तरह की अलग अलग चीज़ें बताई गई। जैसे हमने बॉडी में के लिए देखा था, तो बॉडी के लिए तो एक ही चीज़ था कि जैसे ही युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है तब आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार स्टार्ट हो जाता है, जैसी आशंका खत्म होती है और तैसे ही आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार खत्म होता है। लेकिन इसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई कि अगर चोरी है तो चोरी में कैसा होगा, लूट है तो लूट की अवस्था में कब तक बना रहेगा आपका, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभ की बात करते हैं। तो जो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है तो कब से प्रारंभ है कि आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो जैसे ही संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका होती है, रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है, वैसे ही आप क्या कर सकते हो? प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। जैसे आपके घर में कोई, यहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आप इस घर में रहते हो, ड्राइंग सही नहीं है, ठीक है, ऐसे समझ लो घर है। अब यहाँ पे क्या है, ए नाम का व्यक्ति यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे बी नाम का व्यक्ति आया है, बी और सी ये दोनों आते हैं यहाँ पे गृह अत्याचार करते कि यहाँ पे घुसते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एंटर करते हैं तो और ए को क्या होता है, एप्रीहेंशन हो जाता है कि जिन्होंने गृह अत्याचार किया है हो सकता है मुझे मारने वाले हों या फिर कोई अन्य कंडीशन जो भी अपराध करने आए हों। तो जैसे ही इसको एप्रीहेंशन होता है तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसके प्राइवेट प्रतिरक्षा का यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है कि ये अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है, प्राइवेट डिफेंस कर सकता है, निजी सुरक्षा का अधिकार इसका स्टार्ट हो जाता है। अब यही चीज़ कब तक बना रहेगा, तो ये चीज़ अब आती है कि कब तक बना रहेगा। तो चोरी है, मान लीजिए चोरी की अवस्था में देखा जाए तो अपराधी द्वारा संपत्ति सहित पलायन करने तक, यानी कि जब मान लीजिए चोरी करने आया है कोई व्यक्ति, अगर चोरी करने आया है तो उस संपत्ति को अगर चोरी करके ले जा चुका है तब फिर आपका प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
दूसरी चीज़ कहता है कि अगर मान लीजिए चोरी की संपत्ति है तो अगर आपने लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर ली है तब भी आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार खत्म हो जाएगा। आप तब फिर उसके बाद आप उसमें निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं कर सकते। जो करेंगे वो पुलिस वाले करेंगे, लोक प्राधिकारी करेंगे। तीसरी चीज़ कि अगर आपकी संपत्ति पुनः प्राप्त हो गई, यानी कि ए ने आपकी संपत्ति चुराई थी, आपने संपत्ति इससे प्राप्त कर ली, ठीक है। बी ने क्या की, बी के यहाँ से संपत्ति चोरी की थी ए ने, अब ए से क्या किया, संपत्ति बरामद हो गया, बी को मिल गया। तो बाद में अगर मान ले कहीं पे ए मिल जाता है तो भाई ऐसा नहीं है कि बी उसको मारने पीटने लगे, इसका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार खत्म हो चुका है पहले। क्यों? क्योंकि इसकी संपत्ति पुनः प्राप्त हो चुकी है। उसी तरह से अब यहाँ पे लूट की अवस्था में देखा जाए तो जब तक मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाई जा रही है या फिर पहुँचाने की आशंका हो, यानी कि अगर लूट की जा रही है, ठीक है, लूट में भय होता है, भय दिखाकर लूट करते हैं, तो यहाँ पे जब तक उसकी मृत्यु गंभीर चोट पहुँचाए जाने का आशंका बनी रहती है, ठीक है, तब तक यहाँ पे लूट की अवस्था में क्या कर सकते हो, आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार यहाँ पे बना रहेगा। जैसे ही आशंका खत्म हो जाती है, मृत्यु गंभीर चोट पहुँचाने की आशंका खत्म हो जाती है, एप्रीहेंशन खत्म हो जाता है, तो आपका क्या है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है आपराधिक अत्याचार या रिष्टी की बात करें तो जब तक ऐसा अपराध होता रहता है, यानी कि आपराधिक अत्याचार जब तक वो एंटर करते रहते हैं, जब तक रिष्टी होती रहती है, तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार यहाँ पे बना रहेगा। रात्रोगृह भेदन की बात करें तो जब तक ऐसा अत्याचार होता रहता है, यानी कि जब तक वो घर में घुसे रहेंगे, जब तक घुसते रहेंगे, तब तक यहाँ पे क्या है कि आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बना रहता है। और रात्रोगृह भेदन की बात करें, अगर कोई घर में घुसा है रात्रि में, अगर वो घर से बाहर निकल गया तो फिर आपका क्या है, ये आप उसके यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते, बाहर उसको मारपीट नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है। वो भाई चला गया, गृह भेदन किया था लेकिन वो चला गया। तो ये है आपका बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन एक और है, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहान होने के जोखिम है। भाई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तो आप प्रयोग कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ कोई किसी निर्दोष की, भाई निर्दोष की जान ले रहे हो। इसका एग्जाम्पल देते हैं, ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इसने मान लीजिए कई लोगों से उधार पैसे लिए हैं, ठीक है ना, 15-20 लोगों से उधार पैसे लिए। अब इसको क्या किया गया, इसके 15-20 लोग इसको चारों ओर से घेर लिए, भाई इसको मारेंगे। अब ए के पास बंदूक थी कि भाई अगर ये 15-20 लोगों ने मिलकर मुझे मारा तो मैं तो मर ही जाऊँगा, इसको ऐसी आशंका हुई। तो यहाँ पे ये ने क्या किया कि यहाँ पे एक गोली चला दी, गोली चलाई, लेकिन इन 15-20 लोगों में से किसी को नहीं लगी, एक बच्चा खड़ा था किनारे, उसको जाके लग गई। तो भाई ए ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसने प्राइवेट डिफेंस में किया। अगर ये नहीं मारता तो, ये गोली नहीं चलाता तो ये 15-20 लोग जो हैं इसको मार देते। भीड़ है, भीड़ इसको मार देगी। तो यहाँ पे एक क्या करता है, प्राइवेट डिफेंस में गोली चला देता है, किसी निर्दोष की हत्या कर देता है, तो भी यहाँ पे इसको क्या है, इसको यहाँ पे छूट मिल जाएगी, इसको बचाव मिल जाएगा धारा 44 में। पहले ये कहाँ था, ये धारा आपका धारा 106 आईपीसी में था, अब ये धारा 44 में है। अब हम जब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर आपको हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 7 में, आपका दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और अटेम्प्ट के बारे में, ठीक है। तब तक हमारे चैनल में बने रहिए, और कैसा लगा लेक्चर ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।